हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि एक ऐसी कंट्री में जाए कि जहाँ पे उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, पार्ट टाइम उसको वर्क करने को मिले और आगे पीआर का पाथवे क्लियर हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कंट्री है कौन सी आज के तारीख में? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? या फिर एक साइलेंट परफॉर्मर जो 2025 और 26 में इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा विद विजय, योर वीज़ा योर विक्ट्री। सो आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा की। न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा क्यों 2026 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता है। स्टूडेंट्स आज चैलेंजेस कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में और यूके में फेस कर रहे हैं, उन सब का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बन रहा है न्यूजीलैंड। कैसे? और वो एक साइलेंट परफॉर्मर भी बन रहा है। तो कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। न्यूजीलैंड एक सबसे सेफ और सिक्योर कंट्री है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे क्राइम का रेशियो बहुत लो है, रेसिज्म बहुत कम है वहाँ पे। अहमदाबाद से भी कम पॉपुलेशन है उसकी। सो हार्डली 50 मिलियन पॉपुलेशन है, विच गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। क्योंकि वहाँ पे जब लो पॉपुलेशन और लैंड ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद उनको जो वर्क राइट्स मिल रहे हैं उसके अंदर एक अच्छी जॉब के लिए वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, लैंड ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ वर्क फोर्स की कमी है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड क्यों इंडियन स्टूडेंट्स की चॉइस बढ़ रहा है, तो दो रीज़न है। एक, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कनाडा का पीआर सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। यूके में जो आईएलआर 5 साल में मिल रहा था वो अब 10 साल हो चुका है, वो अब 10 साल होने जा रहा है। और यूएसए में तो पीआर ग्रीन कार्ड अब एक सपना बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो पीआर के रूल्स हैं, जो पीआर की सिस्टम है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। उसकी वीज़ा की जो पॉलिसी है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है न्यूजीलैंड कि जहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हो, अपने स्पाउस और बच्चों को भी बुला सकते हो, और आगे जाके 5 साल अगर आपने न्यूजीलैंड में निकाल लिए तो आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए ये न्यूजीलैंड इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस बन रहा है। सो बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, वहाँ पे कौन से टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे न्यूजीलैंड के एजुकेशन सिस्टम जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और उसमें जो पॉपुलर ऑप्शंस है वो है डिप्लोमा इन पाथवे प्रोग्राम्स, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम। सो पाथवे प्रोग्राम में क्या होता है कि एक बेनिफिट है उसका कि आप यहाँ से डिप्लोमा के लिए जाते हो, वहाँ पे आप डिग्री में एनरोल होते हो और उसके बाद आप मास्टर्स भी वहीं पे कर सकते हो। और उसके बाद आप PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क राइट है, वो भी ले सकते हो। सो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पाथवे हो जाता है कि भाई कोई बच्चा प्लान कर रहा है 12th के बाद ही अगर उसको जाना है न्यूजीलैंड, तो वो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाथवे प्रोग्राम। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अभी लो है, वैसे स्टूडेंट्स पाथवे प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा सक्सेस रेशियो, कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड का वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ स्टडी की है और उन स्टडीज़ के बेसिस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो 2025 में ओवरऑल जितने भी न्यूजीलैंड में लोगों ने अप्लाई किया स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो ओवरऑल जो स्टूडेंट वीज़ा का जो अप्रूवल था वो 88% था और इंडियन स्टूडेंट्स का जो अप्रूवल था वो 75% था। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो न्यूजीलैंड के अंदर जो पाथवे प्रोग्राम्स है और जो बैचलर्स प्रोग्राम के, उनकी एक साल की जो कॉस्ट है वो रहती है अराउंड 12,000 टू 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। मास्टर्स की जो ट्यूशन फीस रहती है वो रहती है 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 45,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक। तो और उसके अलावा आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो शो करना है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है 20,000 पर ईयर। तो मान लो कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से दिखाना है। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपको दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। आपको एक बेनिफिट है कि आप सारे फंड्स, केस टू केस वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही रहता है कि आपको वीज़ा लेने से पहले आपको ट्यूशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूजीलैंड या कहीं GIC या ब्लॉक अकाउंट में कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपके अकाउंट में ये पैसे होने चाहिए। सो मान लो कि अगर आप किसी केस की बात करते हैं
कि जिसकी ट्यूशन फीस है 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर। 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर 1 साल का कोर्स है, तो आपको चाहिए टोटल आपके पास 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर ट्यूशन फीस और 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर लिविंग एक्सपेंसेस। सो 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके अकाउंट में, या आपके मम्मी या पापा या आपका जो स्पॉन्सर है, आपके फैमिली ब्लड रिलेशन में कोई और स्पॉन्सर होता है तो वो भी चलेगा। ये बैलेंस दिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर या तो आपके पास 6 मंथ्स ओल्ड एफडीज है तो चल जाएगा, या फिर आपके पास आपका रिसेंट कोई फंड आया है तो उसके सोर्स ऑफ फंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड सेल किया तो उसके जीएसटी पेड बिल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपने सेल किए उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। या फिर अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो ध्यान रखना कि उसके अंदर अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन इज़ नॉट वैलिड। आपके पास कंपल्सरीली मॉर्गेज वाली लोन होनी चाहिए। आपके पास जहां आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन ली है, मॉर्गेज वाली एजुकेशन लोन ली है, और या फिर कोई और भी प्रकार की लोन है तो वो चलेगी, बट दैट शुड बी विथ मॉर्गेज। अगर हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, इसमें लेवल है अलग अलग, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9। तो आपका जिस तरीके का लेवल का कोर्स है उस हिसाब से आपको इसके अंदर PSW मिलता है। अगर आपका लेवल 9 है तो आपको 3 साल का PSW मिलता है। अगर आपका लेवल 6 है तो आपको 1 साल का PSW मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हो तब ये चीज़ ध्यान में रख के आप कोर्स सिलेक्ट करिए। बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क आपको जो अलाउ है स्टूडेंट की वीज़ा के दौरान, उसकी बात करते हैं। तो आपको जब आपका स्टडी चल रहा है तब आपको 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, और अगर आपका वैकेशन चल रहा है तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। क्योंकि ज़्यादातर जो 1 साल का भी 2 साल का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स है, उसके अंदर आपको 4 महीने जितना वैकेशन मिलता है। तो 4 महीने के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में जो मिनिमम वेज है वो 23.50 पर आवर है, 23 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर है। तो अगर हम मिनिमम वेज को भी पकड़ के चलते हैं, और अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करते हैं तो 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको 410 न्यूजीलैंड डॉलर पर वीक कमा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप 1240 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हो, जिसमें आप आराम से अपना लिविंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, आपकी फ़ी ट्यूशन फीस निकाल सकते हैं और कुछ सेव भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप ईगरली जानना चाहते हैं, वो है कि PR, कैसे आपको PR मिल सकता है। तो न्यूजीलैंड में क्या है कि 2 टाइप के कोर्सेज है, एक है ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन, एक है नॉन ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन। अगर आप ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में आपको पढ़ाई के बाद आपको जॉब मिल गई, जो कोर्सेज भी ऐसे रहते हैं कि जो आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में आपको जॉब दिला सकते हैं, तो आपको जब कोर्स सिलेक्ट करते हैं तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में के डिमांड वाले कोर्सेज में आपको जाना पड़ेगा। फिर जब आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में आप चले जाते हो तो सिर्फ 5 ही महीने में आपका PR हो जाता है। वो बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस है और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में नहीं जाते हो, नॉन ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन वाले कोर्स में जाते हो अगर आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको 3 से 4 साल आपको काम करना पड़ेगा। पहले आपको वर्क परमिट लेनी पड़ेगी पढ़ाई के बाद। वर्क परमिट लेने के बाद आप 5 साल 6 साल कंप्लीट होते हैं, तब आप PR के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन वाले कोर्सेज में, नॉन ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन वाले कोर्सेज में। कौन कौन से कोर्सेज ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में है उसका पूरा डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो न्यूजीलैंड में बूमिंग है। तो न्यूजीलैंड में जो सबसे बूमिंग सेक्टर्स है वो है हेल्थ केयर, IT एंड फाइनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर। सो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एडमिशन से स्टार्ट करके वीज़ा तक की आपकी जर्नी कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए IELTS या फिर MOI। मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI, यार इसका मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश मीडियम से किया है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से लेटर लेके आना है, जहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन था वो इंग्लिश मीडियम में था।
ये लेटर अगर आपके पास है, जैसे अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, चारुतर यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी, फिर उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के एमओआई पे और बहुत सारी दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउड है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के एमओआई न्यूजीलैंड के लिए एक्सेप्टेड है। अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में है तो आप एमओआई ले आइए, अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो आप आईएलटीएस में जा सकते हैं। और या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कोर्स करना है जिसके अंदर आईएलटीएस के रिक्वायरमेंट है तो आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा। नंबर 2, उसके अंदर आईएलटीएस के अलावा पीटी भी एक्सेप्टेड है, टॉफेल भी एक्सेप्टेड है, डिओलिंगो भी एक्सेप्टेड है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती है, तो इंटरव्यू के बिना आपका काम हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, हमको आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने आईएलटीएस, अपने ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर एलओआर, एमओआई, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, ये सारे वर्क, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस के लेटर, ये सारी चीज़ें जब आप हमको देते हैं तब हम उसको मिला के उस सबको मिला के हम आपके के लिए अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस है, कुछ में नहीं है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जहाँ पे करनी है वहाँ पे हम पे करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलता है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर के अंदर कुछ रहता है, कुछ चीज़ें रहती है कि आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है या नहीं करनी है। वो करने के बाद आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे पहले फ़ीस पे करनी है, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस है, वो आपको सिर्फ शो मनी ही करना होता है और आपको शो मनी करके आपको फुल ऑफ़र लेटर मिल जाता है। जब आपको फुल ऑफ़र लेटर मिल गया तो आपको बाद में आपका पहला जो स्टेप है वो है आपको फंड शो, मेडिकल, पीसीसी और इन सब के साथ एक रिलायबल वीज़ा एजेंट के साथ ऑनलाइन वीज़ा सबमिशन आपको करना है, जिसके अंदर 5 to 8 वीक्स में आपका वीज़ा का डिसीज़न आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, कई बार ऐसा होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती है। इसके अंदर या तो आपको टेलीफोनिक कॉल आ सकता है, या फिर आपको वीडियो कॉल के लिए बुला सकते हैं, और या फिर नहीं भी बुला सकते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना आपका डिसीजन ईजी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में वीज़ा जो है वो ई वीज़ा है, उसके अंदर स्टैंप नहीं आता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम स्टैंपिंग करा दें, इसमें आपको फ्रॉड से बचना है, क्योंकि रियल मी करके एक न्यूजीलैंड का पोर्टल है जहाँ पे आप अपने वीज़ा का स्टेटस खुद चेक कर सकते हो। तो अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आप उनको लॉगिन डिटेल्स आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आपको रियलमी अकाउंट के अंदर ये बताता है कि हाँ आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, तो ही आपको मानना है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है। जब भी आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 महीने का है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको 3 महीने पहले आप एडवांस पे लेके चले और तभी आप अप्लाई करें। सो फाइनली आपको इतना तो समझ आ गया कि न्यूजीलैंड हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन चाहता है, जिसको पीआर की क्लैरिटी चाहिए और जिसको एक अपना स्टेबल करियर बनाना है, उसके लिए न्यूजीलैंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट में न्यूजीलैंड जरूर लिखिए, और अगर आपकी न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। आपने कहीं पे भी फाइल दी हो, आपको अगर क्रॉस चेक करना है, कुछ वेरीफाई करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।